आज का जो टॉपिक है श्वसन तंत्र, इसका पहला प्रश्न है, श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन, फेफड़े, कोशिका या कुपिका। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। जो श्वसन तंत्र है इसकी जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है ये कौन सी है भाई? इनमें से न्यूरॉन है, फेफड़े है, कोशिका है या कुपिका है? पहले प्रश्न का आंसर दीजिए आप जल्दी से। तो भाई इसके अंदर देखो भाई, अगर आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मान लो एक आपको सही उत्तर नहीं भी पता है, तो इसके अलावा भी अगर आप 3 ऑप्शन जानते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो न्यूरॉन होती है वो किसकी होती है भाई? मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी भाई? मस्तिष्क की इकाई है ये, या इसे अपन तंत्रिका तंत्र की इकाई भी कह सकते हैं ना। तो ये न्यूरॉन तो होगी इसकी इकाई। जो फेफड़े है ये श्वसन तंत्र की इकाई नहीं है, ये मानव के अंदर जो श्वसन अंग होता है, मानव में प्रश्न आ जाए कि मानव में श्वसन अंग कौन सा होता है, तो श्वसन अंग मानव के अंदर फेफड़े होते हैं ना। और कोशिका, कोशिका तो हमारे शरीर की इकाई होती है। हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होगी? तो कोशिका। ये क्या है भाई? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो अपन कोशिका या जो सेल है वो मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब आपको इन तीनों के बारे में पता है तो आप सही आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुपिका। अब इसे अपन कैसे देखते हैं भाई? कुछ बच्चों को हो सकता है कि कुपिका का अर्थ ना पता हो कि कुपिकाएं क्या होती है। तो हाँ, आरती सोनी ने डी लिखा है, तो भाई हाँ सही है। जिन्होंने भी डी लिखा है आंसर, उन सभी का आंसर सही है। कुपिका को अपन और क्या बोल सकते हैं? इसको भाई एल्वियोलाई भी कहा जाता है ना। तो अपन एक बार देख लेते हैं भाई, मानव श्वसन तंत्र का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है। ये भाई कार से आपका जो मान लो फेस होता है, ये एक सेकेंड वापस से बना देते हैं पूरा। ऐसा भाई सभी का फेस फेस होता है। फिर यहाँ से जो आपकी नासा गुहा है या नासापथ है वो इस प्रकार अपने गले से नीचे उतरता है भाई। तो ये क्या हो गया आपका? ये होता है नासा गुहा, जहां से आप सांस ग्रहण करते हो। और ये आगे जो नलिकाकार जो संरचना जाती है जिसे अपन नासापथ कहते हैं भाई। नाक से जुड़ा हुआ अंदर का जो नलिका होगी जिससे अपन श्वास ग्रहण करते हैं वो नासापथ हो गया। फिर आगे ये क्या होगी? यहाँ पे आपके गले में आती है ग्रसनी, जहां पे जो आपका ग्रास नली जो आती है आपके मुख गुहा से, वो और नासापथ, ये दोनों श्वसन नली दोनों मिलती है, वो पॉइंट कौन सा हो गया? ग्रसनी। फिर इससे अपन आगे नीचे जाते हैं जब, तो ये आपकी होती है श्वसनी, जहां से आप सांस ग्रहण करते हैं। फिर ये आगे जाके 2 भागों में बंट जाती है। ये जो आपकी श्वसनी होती है वो आगे 2 भागों में बंट जाएगी। इन श्वसनी के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ गोलाकार उपास्थ्यों के बने छल्ले पाए जाते हैं। ये
इस प्रकार क्या पाए जाते हैं, उपास्थ्यों के बने छल्ले पाए जाते हैं जो आपके श्वसनीय होते हैं उसके अंदर। फिर ये आगे जाके भाई यहाँ पे क्या बनेंगे, अब ये जो आपके फेफड़े होते हैं, इस प्रकार आपके फेफड़े होते हैं। इसमें जो इस साइड वाला जो आपका बायां फेफड़ा होगा, ये अंदर कुछ नीचे की साइड में अंदर की ओर धसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हृदय होता है वो पाया जाता है ना। तो ये आपके कुछ श्वसन तंत्र होता है उसकी संरचना हो गई आपकी। अब इसमें ये जो होती है श्वसनी, इसे कहा जाता है प्राथमिक श्वसनिका कहा जाता है इसे। अब ये आगे जाके क्या होगी भाई, आगे अन्य भागों में डिवाइड होती जाएगी। किस प्रकार होगी, तो ये मान लो आगे से फेफड़े के अंदर बंट जाएगी आगे। फिर ये जिन भागों में डिवाइड होते हैं उन्हें कहते हैं द्वितीयक श्वसनिका। फिर ये आगे और डिवाइड होगी, कुछ छोटे छोटे नलिकाओं में आगे जाके और डिवाइड हो जाती है। तो इन्हें कह दिया जाता है तृतीयक श्वसनिकाएं। फिर यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी एल्वेओलाई या कुपिकाएं पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है, कुपिकाएं। इस प्रकार से आपकी क्या पाई जाती है, कुछ कुपिकाएं पाई जाती है। जिन्हें अपन एल्वेओलाई भी कहते हैं। ये क्या करती है भाई, ये जो मानव श्वसन तंत्र होता है इसकी सबसे छोटी इकाई भी इसे अपन बोल सकते हैं, या इसे अपन और क्या कह सकते हैं, ये मानव जो श्वसन तंत्र है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो वो कुपिकाएं होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसकी होगी भाई, ये श्वसन तंत्र की। इसके अलावा इनकी संख्या कितनी होती है, तो दोनों फेफड़ों में मिला के लगभग 30 करोड़ जो है इसकी संख्या होती है। मतलब इतनी छोटी छोटी ये संरचनाएं होती हैं, लगभग 30 करोड़। इनका काम क्या होता है भाई, जो अपना श्वसन, भाई अपन जो सांस ग्रहण करते हैं वो लास्ट में कहाँ पे आता है, फेफड़ों के अंदर, तो कुपिकाओं के पास आता है। कुपिकाओं से फिर क्या होगा, कि कुपिकाओं से जो अपनी रक्त नलिकाएं आती है हृदय से, ये उनसे क्या लेती है भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो कुपिकाओं के पास आ जाती है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो रक्त नलिकाओं के अंदर चली जाती है। फिर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो तो वापस श्वास के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है सांस छोड़ के, और जो अपन रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीजन आगे बाद में हृदय के पास जाती है, और वहां से पंप होके विभिन्न अपने जो शरीर के कोशिकांग होते हैं या फिर विभिन्न जितनी भी कोशिकाएं होती है उनके पास पहुंचा दी जाती है। और ये जो आपके है ये क्या होते हैं भाई, ये उपास्थि के बने छल्ले होते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पे ये अपना क्या आता है भाई, यहीं से आप मुख गुहा भी आती है आपकी, जहां से आप क्या करते हैं भाई, भोजन ग्रहण करते हैं। तो अब ये जो मुख गुहा है वो अंदर जा रही है भाई, जब आप भोजन निकलोगे तो वो आपकी श्वास नली के अंदर भोजन ना चला जाए, इसके लिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कुछ वोल्व पाए जाते हैं।
ग्रसनी के अंदर वोल्व पाए जाते हैं, जो नीचे वाला वोल्व होता है इसे कहते हैं एपिग्लोटिस। और जो ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं यूवुला। तो प्रश्न आ जाए कि जब आप भोजन निगलते हैं तो आपका कौन सा द्वार होता है जो बंद हो जाता है, तो भाई एपिग्लोटिस जो होता है वो बंद हो जाएगा, ताकि भोजन जो है आपके वो श्वसन नलिका के अंदर ना चला जाए। अगर श्वसन नलिका के अंदर चला जाए तो भाई मर जाओगे। तो इसके लिए क्या होता है, फिर एपिग्लोटिस से ये ढक्कन पाए जाते हैं ना। तो ये आपका डायग्राम किसका हो गया, मानव जो श्वसन तंत्र है उसका डायग्राम हो गया। भाई सेम ऐसे ही संरचनाएं इस वाले फेफड़े में भी होगी। ये दोनों फेफड़ों के अंदर क्या भाई सेम ही संरचनाएं होनी है। ये दोनों आपके क्या हुए, तो प्रश्न आ जाए, ये तो बच्चों वाले प्रश्न है कि भाई फेफड़े कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी, ये सभी को पता है। अब आपसे पूछेगा क्या, ये पूछ सकता है कि जो श्वसन तंत्र है उसकी इकाई क्या होती है, तो कुपिकाएं होती है। इसके अलावा ये जो ढक्कन पाए जाते हैं वो लोग पाए जाते हैं एपिग्लोटिस और यूवुला, तो इनसे भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो ये है मानव श्वसन तंत्र की संरचना। आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। तो अपना प्रश्न क्या था, श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं इकाई क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो वो होगी आपके एल्वियोलाई या कुपिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, अंतःग्रहण में या अवशोषण में। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, बच्चे गुड मॉर्निंग का कमेंट लिख रहे हैं सारे। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे गुड़िया। अच्छा ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, अच्छी बात है, ले लिया तो इसको लिख भी लेना। स्क्रीनशॉट से क्या करोगे, थोड़े दिनों में वापस डिलीट कर दोगे उसको। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, है ना। इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, अंतःग्रहण में या अवशोषण में। ए आंसर आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। बी कैसे होगा, आप प्रकाश संश्लेषण थोड़ी करते हो भाई, पौधे थोड़ी हो आप। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने पास कैसे होगी। बी आंसर नहीं हो सकता, सभी का आंसर बी आ रहा है, इसका बी नहीं होगा, है ना। अरे जो आप श्वास लेते हो उसका कार्य केवल गैस से अंदर भेजना और बाहर छोड़ना ही नहीं है। जो श्वसन होता है ये दो प्रक्रियाएं होती है श्वसन के अंदर। एक तो होती है श्वसन जो कोशिकीय श्वसन होता है कोशिका के अंदर, उसके अंदर तो क्या होता है कि भाई जो अपन श्वास लेते हैं वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन क्या करती है, अंदर जाके भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका होती है वहां पे ऑक्सीजन की सहायता से जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण करके क्या होता है भाई, जो पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके अपन क्या करते हैं, कोशिका ऊर्जा मुक्त करती है। तो ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा हो गया, श्वसन के द्वारा। एक होता है सांस लेना, जो अपन सोच रहे हैं ना श्वसन, वो केवल सांस लेना और छोड़ना है। श्वसन की क्रिया का अंत मतलब क्या हो गया, ऊर्जा का उत्पादन करना। तो श्वसन के अंदर भी दो हो गई, एक तो होती है ब्रीदिंग सांस लेना और छोड़ना, और एक होती है श्वसन या कोशिकीय श्वसन। तो ये जो श्वसन होता है इसके अंदर दो प्रक्रियाएं होती है। थोड़ा सा मैं इसको सेंटर में ले लेता हूं। ये जो श्वसन होता है इसके अंदर दो प्रक्रियाएं होती है। एक तो होती है ग्लाइकोलिसिस, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और एक होती है क्रेब्स चक्र, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इन दोनों में क्या होता है भाई, जो ग्लूकोज के अणु है उनको तोड़ा जाता है और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये किस में होती है, ये आपकी जो कोशिका होती है उस कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। इसमें क्या करते हैं भाई, जो ग्लूकोज होता है वो कितना जटिल अणु होता है,
6 कार्बन वाली श्रृंखला होती है उसे 3-3 कार्बन वाली श्रृंखला के अंदर तोड़ दिया जाता है। फिर जो टूटा है भाई, ये तो प्राथमिक स्टेज हो गई। दूसरा स्टेप जो आएगा ना, उसके अंदर जो अपन ने तोड़ा है ग्लूकोज को पायरुविक अणुओं के अंदर, फिर वो क्या करते हैं, क्रेब्स चक्कर के दौरान उन्हें और तोड़ा जाता है और जो इनका पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया और है क्या, ये अपन आगे जब कोशिका पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनको पूरा देखेंगे भाई, क्या क्या अंग होते हैं कोशिका के अंदर, है ना। तो ये जो कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर क्या क्रिया हो गई, ग्लाइकोलिसिस। इसके अंदर क्या होता है, लगभग 10 एटीपी जो ऊर्जा होती है इसका निर्माण होता है। और जो ये ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इसी के अंदर अपन इसमें से क्या करते हैं भाई, 2 एटीपी खर्च हो जाता है ऊर्जा निर्माण के अंदर। तो अपने पास बचा कितना, 10 - 2 बराबर 8 एटीपी। तो अपन को जो ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है, इसके द्वारा क्या भाई, 8 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी क्या होता है, एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो अपनी ऊर्जा की इकाई होती है ना, वो एटीपी होती है हमारे शरीर के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रिया करता है, क्रेब्स चक्कर चलता है, उसके दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिस ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होता है। इसके अंदर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो लगभग 30 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो प्रश्न आ जाए कि भाई एटीपी क्या है या ऊर्जा की इकाई क्या है, तो वो एटीपी हो गई। अब इन दोनों से भाई मिला के जो अपने पास नेट ऊर्जा मिलती है, तो कुल जो ऊर्जा का लाभ है दोनों चक्र मिला के ऑक्सीडेशन के अंदर, तो वो कितना होता है, 30 और 8 38 एटीपी जो अपने को है वो ऊर्जा का उत्पादन होता है एक बार चक्कर जो चलता है उसके अंदर, है ना। तो ये हो गया कुल ऊर्जा लाभ। और एटीपी क्या है, यहां से प्रश्न आ जाए भाई। तो एटीपी जो है ये अपने शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसकी इकाई होती है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसिन, क्योंकि ये फुल फॉर्म से भी प्रश्न आता है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। इसे अपन और क्या कह सकते हैं, जो ऊर्जा की इकाई होती है मानव शरीर के अंदर, ऊर्जा की जैविक इकाई या मानव शरीर के अंदर ऊर्जा की इकाई कौन सी होगी, तो वो एटीपी। भाई इसी के रूप में क्या अपने को ऊर्जा मिल रही है ना। और इसके अलावा जो अपने पास श्वसन है, इसके अंदर अपन किसका ऑक्सीकरण करते हैं, तो भाई अपन ने जो भोजन लिया है उसको लास्ट के अंदर तोड़ तोड़ के किसके अंदर भाई, ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज से ही अपने को ऊर्जा मिलती है। तो जो अपने श्वसन के अंदर किसका ऑक्सीकरण होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ना। यहीं पे लिख देता हूं मैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो प्रश्न आ जाए किसके ऑक्सीकरण के द्वारा अपने को ऊर्जा मिलती है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। और इसके अलावा जो श्वसन है, ये कितने प्रक्रियाएं होती है इसके अंदर, जो कोशिकीय श्वसन होता है इसके अंदर 2 प्रक्रियाएं होती है, एक ग्लाइकोलिसिस और एक क्रेब्स चक्कर। जो क्रेब्स चक्कर चलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, और जो ग्लाइकोलिसिस है वो कोशिका द्रव्य के अंदर चलता है। भाई जरूरी थोड़ी है ये माइटोकॉन्ड्रिया का अकेला का ठेका थोड़ी लिया हुआ है कि भाई मैं ही ऊर्जा बनाऊंगा, कोशिका द्रव्य के अंदर भी बन सकती है। तो इन दोनों से आपको ये तो भले याद रखो या ना रखो, लेकिन ये आपको याद रखना है कि टोटल कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो 38 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्रेब्स चक्कर कहाँ पे चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। एटीपी जो है, इससे भी प्रश्न आता रहता है कि एटीपी क्या है, तो अपनी ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा की जो इकाई होती है वो एटीपी होती है। और ये किसके फलस्वरूप बनती है भाई, जो अपन ऊर्जा का निर्माण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तो ग्लूकोज के द्वारा। इसलिए जो आपका ये ग्लूकोज है, इसे और क्या कह सकते हैं, कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। भाई गाड़ी का ईंधन क्या होता है, डीजल या पेट्रोल। गाड़ी के लिए ईंधन वही होता है जो उसको ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे ही अपने शरीर के लिए ईंधन क्या हो गया, कोशिका का जो ईंधन है वो क्या हो गया, ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज को अपन तोड़ के क्या करते हैं, एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये आपका श्वसन हो गया। हो गया ना याद। तो टोटल ऊर्जा कितनी हो गई, नेट जो कांस्टेंट बचती है वो आपके 38 एटीपी हो गई है ना। तो अपना प्रश्न क्या था,
निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी? तो कौन सी प्रक्रिया के अंदर? श्वसन के अंदर। प्रकाश संश्लेषण किसके अंदर होता है? ये तो पौधों के अंदर होता है ना, जिसके द्वारा क्या करते हैं भाई, पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। इसको भी आप अपन आगे पढ़ेंगे जब हरित लवक वगैरह पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, श्वसन के संबंध में सत्य कथन है। यह एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। यह उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि भाई सत्य कथन कौन सा है इनमें से। जल्दी से इसका आंसर दो भाई, तीसरे प्रश्न का। श्वसन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है इसमें बताओ। टुक टुक ने लिखा है ओल। कैसे कैसे नाम रख रखे हैं, टुक टुक। अब मैं क्या बोलूं इस पे, टुक टुक। टुक टुक नाम थोड़ी होता है किसी का। अच्छा, डी ऑप्शन आ रहा है। आरती ने भी, अंजना, कृष्णा, संजू, सभी ने डी लिखा है। हाँ, तो सभी का आंसर क्या आ रहा है? डी, उपयुक्त सभी। कैसे भाई? अपन देख रहे हैं कि ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है और एटीपी का निर्माण किया जा रहा है। इसका मतलब ये रासायनिक प्रक्रिया होगी। तो ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया हो गई। एटीपी के रूप में अभी अपन ने देखा कि ऊर्जा किसके रूप में मुक्त होती है? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है किस क्रिया के दौरान? श्वसन की क्रिया के दौरान। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भाई भोजन ऑक्सीकरण तो जरूरी है ना, ऑक्सीकरण ही होगा भाई। ऑक्सीजन अपन ले क्यों रहे हैं? ताकि कोशिका के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण किया जा सके। तो इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, और ये एक प्रकार की क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सभी के सभी जो अपने कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? जो मानव शरीर है, अब भाई ऑक्सीजन जा रहा है तो ऑक्सीजन किसके द्वारा परिवहन होता है? अपन को पता है रक्त के द्वारा होता है, लेकिन रक्त में भी किस किस रूप में हो सकता है उसको बताना है आपको। रुधिर प्लाज्मा के रूप में, हीमोग्लोबिन के रूप में, या ए व बी दोनों, या रुधिर प्लेटलेट्स के रूप में? इसका बताओ। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर दो भाई जल्दी से। सी आंसर आ रहा है। अंजना, टुकटुक, आरती, कृष्णा, सभी ने सी लिखा है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। जो ऑक्सीजन है इसका परिवहन किस किस रूप में होता है? तो एक तो रुधिर प्लाज्मा के रूप में होता है भाई। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में ये कितने परसेंट होता है? लगभग 3% जो ऑक्सीजन है वो तो रुधिर में जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर घुलित अवस्था में जाती है, और जो बाकी का 97% है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है ना भाई। हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो अपन इसे क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 97 से 98% तक होता है ये, अर्थात HbO2। तो दोनों ही क्या हो गए? सही हो गए। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में भी ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, तो इसके द्वारा भी क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया भाई? ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? इसका आंसर आपको देना है भाई। रुधिर द्वारा होता है, कुपिकाओं द्वारा होता है, धमनियों द्वारा होता है, या श्वास नली द्वारा होता है? इसका आंसर दो भाई जल्दी से। फेफड़ों में पूछा है मैंने, शरीर का नहीं पूछा। शरीर के अंदर तो अपन कह सकते हैं भाई रक्त द्वारा भी तो होता है, रक्त ही तो लेके जाता है ऑक्सीजन को। फेफड़ों के अंदर किस क्या होगा इसका बताओ जल्दी से। हाँ अंजना, आप सही कह रहे हैं। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। जब अपन ने प्लाज्मा रक्त के बारे में पढ़ा था तब मैंने बताया भी था ये आपको।
इसका आंसर दो भाई जल्दी से। कृष्णा पूछ रहा है सर पूरा कोर्स पार्ट ए व बी दोनों टोटल कितने का मिल जाएगा? तो भाई वो 1699 रुपये का कोर्स था, लेकिन अभी जो नवरात्रा ऑफर चल रहा है नवरात्रा के अंदर, उसके अंदर आपको 1100 रुपये की छूट दी जा रही है, जो अभी मात्र 599 रुपये के अंदर अवेलेबल है, जो पार्ट ए व बी दोनों का साथ में है ना। तो आप जल्दी ऐप पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं। इसका आंसर सभी दे रहे हैं बी, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। ये कैसे होता है भाई? अभी मैंने बताया भी था आपको। ये देखो, ये कुपिकाएं होती है, यहीं पे क्या आती है? जो आपकी रक्त नलिकाएं आती है, वो भी बना के बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगी भाई? रक्त नलिकाएं आएगी। जो रक्त नलिकाएं आती है उनमें क्या होता है भाई? रक्त का प्रवाह होता है इसमें, रक्त के साथ में। अब जो शरीर से रक्त नलिकाएं आएगी हृदय से, वो क्या लेके आएगी यहाँ पे? CO2। तो ये जो CO2 होगी ये यहाँ से कुपिकाओं के पास चली जाएगी, और यहाँ से यहाँ पे जो O2 पाई जाती है, यहाँ पे जो O2 होगी कुपिकाओं के पास, वो कहाँ पे आ जाएगी? तो रक्त नलिकाओं में आ जाएगी। जो यहाँ पे रक्त लेके आ रही है उन्हें अपन क्या कह देंगे भाई? पल्मोनरी धमनी कहा जाता है। और जो रक्त आगे लेके जाएगी इसे क्या कह दिया जाता है? पल्मोनरी सीरा। भाई फेफड़े से जुड़ी है इसलिए अपन पल्मोनरी या फुफ्फुसीय भी सिरा कह सकते हैं ना, फुफ्फुसीय सिरा या फुफ्फुसीय धमनी। तो इनका कार्य क्या हो गया? जो CO2 है वो यहाँ से रक्त नलिकाओं से फेफड़ों के अंदर चली गई कुपिकाओं के पास, और कुपिकाओं से जो ऑक्सीजन है वो रक्त नलिकाओं के पास इस प्रकार आ जाती है, और आगे वापस हृदय में जाके पूरे शरीर के अंदर ये पंप हो जाती है। तो अपना प्रश्न क्या था? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है किनके माध्यम से होता है? तो कुपिकाओं के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? श्वसनी द्वारा, श्वास नली द्वारा, एपिग्लोटिस द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। जो छठा प्रश्न है उसका आंसर दो भाई जल्दी से। सर आपकी क्लास पहली बार ले रही हूँ, नाइस क्लास है। भाई डेली ले हो आप जो पहले क्लासेस हुई है उनको भी आप देखो, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। जो पहले जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं अपन ने, जैसे मानव रक्त वाला है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो ना वापस। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको ऐप पे। ऐप पे क्या मतलब, जो अपना यूट्यूब चैनल है दोहरा क्लासेस, यहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, है ना। हाँ, तो इसका आंसर आ रहा सी, एपिग्लोटिस। हाँ, तो सभी का आंसर सी है और सभी का ही सही है। अभी मैंने बताया था कि जो भोजन नली होती है भाई, जहाँ से अपन भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो जब अपन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन निगल रहे हैं, तब कहीं वो भोजन अपनी श्वास नली के अंदर ना चला जाए, इसके लिए क्या पाए जाते हैं वहां पे? एपिग्लोटिस जो होता है वो पाया जाता है। अभी अपन ने डायग्राम के अंदर भी इसे देखा है। ये देखो, ये यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? तो एपिग्लोटिस पाए जाते हैं, जो एक वोल्व नुमा होते हैं, जो भोजन को अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन जब श्वास लेंगे अपन, तब ये क्या होगा भाई? तब ये खुले रहेंगे, ताकि जो श्वास नली का जो श्वास होता है वो अंदर चला जाए। लेकिन जब भोजन निकलते हैं तब ये अपने आप बंद हो जाते हैं, ताकि भोजन जो है अपने श्वास नली के अंदर ना चला जाए। तो इस प्रश्न का आंसर है वो सी, एपिग्लोटिस सही है। अगला प्रश्न है, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा या शर्करा? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भाई, कि किसके ऑक्सीकरण के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे श्वसन कहा जाता है। सातवें प्रश्न का आंसर दो।
जाटने ने टुकटुक ने ए ऑप्शन दिया है। अच्छू, संजू, माया, अंजना सभी का ये आंसर आ रहा है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो गया भाई? ग्लूकोज। अभी मैंने बताया था कि भाई ग्लूकोज होता है उसको अपन सरल अणुओं के अंदर तोड़ते हैं और क्या प्राप्त करते हैं? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वसन कहा जाता है। तो अपना प्रश्न क्या है? किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो अपना सही आंसर क्या हो गया? ग्लूकोज। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? ये प्रोटीन की इकाई होते हैं। तो ये तो एक प्रकार के प्रोटीन हो गए। वसा क्या है? वसा भी एक फैट जो अपने पोषक पदार्थ, लिपिड। शर्करा क्या है? तो शर्करा तो भाई कार्बोहाइड्रेट हो गई, ये भी एक प्रकार की शर्करा ही है। लेकिन अपने को शर्करा तो और भी कई प्रकार की हो सकती है, इसलिए अपने को सही आंसर क्या करना है? ग्लूकोज करना है। शर्करा तो ऐसे और भी हो सकती है, जैसे सेल्यूलोज हो गई, स्टार्च हो गई, या अन्य और भी शर्कराएं हो सकती है, जैसे फ्रक्टोज, माल्टोज। तो अपना सही आंसर क्या हो गया? ग्लूकोज, ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? जो क्रेब्स चक्र चलता है हमारे शरीर के अंदर, श्वसन का जो दूसरा सेशन या दूसरा स्टेप जो होता है, वो किसके अंदर संपन्न होता है? फेफड़ों में, हृदय में, श्वसन नलिका में, या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड मॉर्निंग कृष्ण चौधरी, आप लेट कैसे आए हैं? माया, क्रिस, जाटनी, अंजना, अच्चू सभी ने डी आंसर दिया है। टुकटुक, आरती, अंजना कुमारी, सत्यवान, साकला, संजू कुमावत। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सभी का आंसर क्या है भाई? डी ऑप्शन। तो सही आंसर क्या हो गया? मैंने बताया था जो क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है वो किस में चलती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, जिसके अंदर भाई ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑक्सीकरण की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया को अपन क्रेब्स चक्र कहते हैं। और ये क्या है? एक श्वसन जो होता है अपने अंदर शरीर के अंदर, उसका द्वितीय स्टेप होता है। अब ऊर्जा का निर्माण कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, इसलिए अपन इसे और क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? जो कोशिका होती है अपनी, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। जो अपनी मानव कोशिका होती है उसका पावर हाउस कहा जाता है ना, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह, या इसे अपन पावर हाउस ऑफ सेल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है। जब कोशिका पढ़ेंगे अपन तो उस समय इसको विस्तार से देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या कार्य करता है और क्या क्या नहीं करता। हृदय तो अपना हार्ट हो गया, फेफड़े श्वसन जो अंग होते हैं वो हो गए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? 35 एटीपी, 38 एटीपी, 2 एटीपी, या 11 एटीपी? इसका आंसर दो भाई जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में। बहुत खतरनाक है। हाँ, डबल डबल आईडी है इनकी। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हो मोहनलाल? लो आपका नाम भी ले लिया। नाम लेने के लिए थोड़ी आया हूँ। आप आंसर दो तो आपका नाम भी लेंगे। इसका आंसर दो भाई जल्दी से। 38 आंसर आ रहा है सभी का। बी ऑप्शन लिख रहे हैं। भरत गुज्जर, आप ए कैसे होगा? तो जिनका भी आंसर बी या 38 आया है वो उनका आंसर क्या है भाई? सही है। अभी मैंने बताया था, देखो जो श्वसन की क्रिया होती है उसके अंदर जो क्रेब्स चक्र होता है उसके अंदर आपको 30 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है और इसके अंदर 8 एटीपी आपको मिलता है। तो 8 और 30 मिला के 38 एटीपी जो है अपने पास नेट शुद्ध लाभ जो होता है वो 38 एटीपी होता है। तो आपका प्रश्न क्या है?
कि जो अपने श्वास होता है उसके अंदर श्वसन की क्रिया के अंदर जो है आपको कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया 38 एटीपी। एटीपी क्या है, ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा की इकाई होती है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गैसों का विनिमय कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? पराशरण के द्वारा, दाब लगाने से, विसरण से या घर्षण से? इसका आंसर दो भाई जल्दी से कि किस क्रिया के द्वारा जो अपने ऑक्सीजनों या गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो होता है भाई, कौन सी क्रिया के दौरान होता है? 10 प्रश्न का आंसर दो जल्दी से। जाट ने बी लिखा है, बी कैसे होगा इसमें? अच्छू बी, आरती सोनी बी, अरे बी कैसे होगा इसके अंदर? सत्यवान ने ए लिखा है, विनोद ने भी बी लिखा है। गुड़िया का आंसर सही है सी। टुक टुक माया आपका आंसर भी सही है। बंटी मीना लिख रहा है सर पशु परिचय में दैनिक विज्ञान के कितने टॉपिक है? जितने मैं पढ़ा रहा हूँ उतने सारे हैं, तो आप तो पढ़ते जाओ। और सिलेबस जो है सर ने, महावीर सर ने डिस्कस भी किया है सिलेबस, आप सर्च करो सिलेबस। तो भाई सही आंसर सभी का सही आंसर आ रहा है सी। तो जो विसरण होता है, कुछ बच्चे बी लिख रहे हैं, बी कैसे होगा? दाब थोड़ी लगाते हो आप फेफड़ों पे। तो मानव शरीर के अंदर जो गैसों का विनिमय होता है विसरण के द्वारा होता है। विसरण का मतलब समझो भाई कैसे, मान लो ये एक कोई डब्बा है, इसके अंदर यहाँ पे अपने बीच में एक छेद रख दिया भाई। अब इधर मान लो ऑक्सीजन गैस है और इधर CO2 जो है वो इधर ज्यादा है और इधर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है। तो अब इनमें क्या होगा, विसरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि अगर इधर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये यहाँ से इधर चली जाएगी भाई, इधर इधर दोनों की तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन जहां पे ज्यादा है वहां से कम की ओर चली जाती है, और जो CO2 जहां पे ज्यादा है वो CO2 इधर कम है तो यहाँ आ जाएगी। तो इन्हें क्या कहते हैं कि भाई उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण की क्रिया होती है। भाई गैसों का उच्च सांद्रता से जो निम्न सांद्रता होती है वहां जाना। अब जैसे कि भाई इधर देखो, एक बार डायग्राम के अंदर देखते हैं वापस। भाई आपके शरीर से क्या आ रही है, रक्त के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वापस छोड़ने के लिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त नलिकाओं के पास ज्यादा है, लेकिन अपन श्वसन के अंदर ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, तो अपन अपने यहाँ पे जो कूपिकाएं हैं फेफड़ों के अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो इधर ऑक्सीजन ज्यादा है इधर कम है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। मतलब ये फेफड़ों से आपकी जो रक्त नलिकाएं होती है वहां पे ऑक्सीजन आ जाएगी, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है अपन जो कोशिकाओं से मुक्त हुई है ऊर्जा के रूप में, तो ये क्या करती है भाई, यहाँ पे इधर कम है तो यहाँ से ये फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। जब ये फेफड़ों के पास जाएगी तो फेफड़े वापस क्या करेंगे भाई, इनको शरीर से बाहर निष्कासित कर देंगे, और जो अपन ने ऑक्सीजन ली है वो निम्न सांद्रता की ओर अर्थात फेफड़ों से रक्त नलिकाओं के पास आ जाती है। इसी क्रिया को अपन क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि जो श्वसन होता है उसके अंदर जो अपने गैसों का विनिमय होता है या गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है, तो विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। तो ये थे आज छोटा सा टॉपिक था, इसके लिए मैंने 10 प्रश्न जो आपके साथ डिस्कस किए और मेरी पूरी कोशिश की है कि इसको मैं आपको अच्छे से समझा सकूं।